अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज हम इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आज हम पढ़ते हैं कैश फ्लो क्लासिफिकेशंस। लेकिन कैश फ्लो क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको कैश फ्लो की डिफिनेशन बता दूं। हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसमें हम कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। 3 टाइप्स की इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं कि कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन आपके पास आ रहा है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेटिंग कैश फ्लो या ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटिटी। कैश फ्लो फ्रॉम operations typically includes the cash flows associated with sales, purchase and other expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स आते हैं जो कि सेल्स एंड परचेजेस हैं। सेल्स एंड परचेजेस इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं और यही आइटम आपके जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आते हैं, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कि आप कहते हैं कैश इनफ्लो कब होता है? जब आपके पास कैश सेल्स की वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है या आ रहा होता है। और कैश आउटफ्लो कब होगा? जब आप कोई परचेजेस कर रहे होते हैं, जैसे मर्चेंडाइज परचेज कर रहे होते हैं या टैक्स पे कर रहे हैं या और आप और जो है डेली के या रूटीन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। Depreciation expense reduce profit but does not impact cash flow. It is non cash expense. ये आपका नॉन कैश है, इस पे आपका कैश नहीं जा रहा होता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। देखें, आपका जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये आपके प्रॉफिट को तो रिड्यूस करता है, लेकिन ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट आपसे कोई कैश नहीं जा रहा होता। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? लेकिन सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट जब हम कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी 2 चीज़ें आपके इन्वॉल्व हैं। आपका एसेट्स की परचेज एंड सेल्स है, तो सेल्स ही, लेकिन सेल्स ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। आप या तो एसेट परचेज कर रहे होंगे या सेल्स कर रहे होंगे। अगर सेल्स करें अपने फिक्स्ड एसेट और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ आ रहा है, तो इट्स मीन ये आपका कैश इनफ्लो है। और अगर आपसे कुछ सेल कर जो आप जो है परचेजेस कर रहे हैं, कि आप परचेज लैंड कर रहे हैं, परचेज इक्विपमेंट्स कर रहे हैं, परचेज बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपसे कैश जा रहा होता है, तो ये कैश आउटफ्लो में आता है। तो देखें, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड्स द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। एक्विजिशन मीन आप परचेज कर रहे होते हैं, डिस्पोजल मीन आप सेल आउट कर रहे होते हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें कैश इक्विवेलेंट इन्वॉल्व नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए आपके ये नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज टिपिकली इंक्लूड्स द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि आपकी बाइंग एंड सेलिंग जो आपके एसेट्स की करते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं या इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आता है कि आपके एसेट्स की सेल्स एंड परचेजेस। इसी तरह थर्ड वन है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो ये आपकी क्या है, या ये आप लोन ले रहे होते हैं या आप शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, आप या डिबेंचर्स इशू कर रहे होते हैं तो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, और आपने ये पैसे जब रिटर्न बैक कर रहे होते हैं या आपने कुछ लोन लिए हैं वो रिटर्न बैक कर रहे होते हैं, तो जब आप रिटर्न कर रहे होते हैं या आपके ओनर विड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वो आपका आउटफ्लो होता है। लेकिन जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, आप लोन ले रहे हैं या आपके पास शेयर्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वो आपके फाइनेंस पे इफेक्ट करती है। तो देखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्टिविटी दैट रिजल्ट चेंज द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी और कैपिटल और बोरोइंग ऑफ द एंटिटी। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज टिपिकली इंक्लूड्स कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद बोरोइंग एंड रीपेइंग। देखिए, अगर आप लोन ले रहे हैं या उसको पे बैक कर रहे हैं लोन को, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड इशूइंग, और आप इशू कर रहे हैं, क्या चीज़ आप इशू कर रहे हैं, इशूइंग एंड बाइंग बैक शेयर्स। ठीक है,
आप या तो शेयर आप जब परचेज कर रहे हैं या आप शेयर्स के पैसे आप वापस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये दोनों आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके, अगर आप सेल्स कर रहे हैं शेयर, तो आपके पास कैश आ रही है या फाइनेंस आ रही है, तो वो कैश इनफ्लो है। और अगर आप शेयर उसको वापस कर रहे हैं और आप उसको शेयर के अगेंस्ट उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये कैश आपका आउटफ्लो है। या शेयर के अगेंस्ट आप डिविडेंड पे करें, मीन डिविडेंड क्या होता है, जो आप शेयर्स पे जो प्रॉफिट पे करते हैं उसको आप डिविडेंड का नेम देते हैं। कंपनी में जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। क्यों डिविडेंड कहा जाता है, कि ये डिवाइड से निकला है। अगर आप देखें तो जितना भी कंपनी का शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो इन शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको डिविडेंड कहा जाता है कि हम जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में डिवाइड करते हैं। तो जब पे कर रहे हैं तो आपसे कैश जा रहा है, तो आप अगर शेयर्स के ऊपर आप जो भी वो पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपसे कैश आउटफ्लो की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर शेयर आप इशू कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा होता है, वो आपका इनफ्लो है। इट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग कैश। तो देखें ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप बोरविंग कर रहे हैं, आप किसी से लोन ले रहे हैं, तो ये आपके कैश इनफ्लो है। और अगर आप उसको रीपे कर रहे हैं, उसको पेमेंट वापस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आपका कैश आउटफ्लो है। और जब ले रहे होते हैं तो ये इनफ्लो। जब आप शेयर इशू कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, तो ये कैश इनफ्लो है। और अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका कैश आउटफ्लो है। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे जाके इसको देखते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये इसका एक डायग्राम है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने देखें तो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, इनकम स्टेटमेंट आइटम कौन से होते हैं, जो कि जैसा कि मैं बता चुका, सेल्स एंड परचेज। जो आप सेल्स करें या परचेज ऑफ मर्चेंडाइज करें, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में है। इसको थोड़ा जाके नेक्स्ट डायग्राम में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स आइटम्स। चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स मीन्स कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी उस इन्वेस्टमेंट पे या सिक्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर जो आपके पास कैश आ रहा है, तो वो आपका इनफ्लो है, ठीक है। और अगर आपका पे कर रहे हैं तो वो आपका आउटफ्लो होगा। और इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपका चेंज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इट्स मीन लाइबिलिटीज़ अगर आपके पास इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, वो आप प्लस माइनस करेंगे इनफ्लो आउटफ्लो में। और इसी तरह स्टॉक होल्डर इक्विटी, अगर स्टॉक होल्डर इक्विटी में कोई चेंजेस आ रही हैं, वो किस वजह से चेंजेस आती हैं, कि उसकी जो कैपिटल में जो स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होता है, जितने शेयर होल्डर का टोटल कैपिटल होता है उसको आप स्टॉक होल्डर इक्विटी कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम बनाने का थोड़ा सा एक तरीका देख लेते हैं। स्टार्टिंग कैश फ्लो, एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है, और जब आप कैश फ्लो को एंड कर रहे होते हैं वो तो उसका एंडिंग बैलेंस होता है, और यही एंडिंग कैश फ्लो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दो चीज़ें हैं। इनफ्लो कौन सी हैं और आउटफ्लो कौन सी हैं। इनफ्लो जो है वो प्लस होती हैं और आउटफ्लो माइनस होती हैं। ऑपरेशंस में देखें या ऑपरेटिंग में देखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग में देखेंगे, और फिर फाइनेंसिंग। तो फर्स्ट हम ऑपरेटिंग या ऑपरेशन में देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम सेल्स, इनकम जितनी इनकम या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स हम कह सकते हैं, इनकम या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ये आपके प्लस होंगे, और जितनी भी आपकी डे टू डे ऑपरेशन की पेमेंट्स होंगी ये आपकी माइनस होती हैं। तो पेमेंट्स माइनस होंगी और आपकी इनकम या रेवेन्यू प्लस होंगी। इसी तरह अगर आप इक्विपमेंट सेल्स कर रहे हैं या एसेट सेल कर रहे हैं, तो आपका क्या है, ये इनफ्लो है, ये आपका ऐड होगा। और अगर आप एसेट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो ये आपका आउटफ्लो है, ये आप इसको माइनस करेंगे। इसी तरह न्यू बोरविंग, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, तो ये ऐड हो रहा है। और इस तरह आप पेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका माइनस होगा। तो बोरविंग अगर आप कर रहे हैं, आप किसी से लोन ले रहे हैं, आपके बिजनेस की फाइनेंस के लिए आप लोन ले रहे हैं, आपके पास कैश आ रहा है, और जब आप पे कर रहे हैं तो वो चला जाता है। इसी तरह अगर आप शेयर इशू करते हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, और उन्हीं शेयर्स पे जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो आपसे कैश लेस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है, वो आपका आउटफ्लो में जाता है। इसी पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। बैलेंस एज फर्स्ट अप्रैल 2020 का बैलेंस है 140 रुपीज़। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, देखें रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, अब देखें तो ये सिंपल रिसीट्स है, तो ये आपका कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इशू ऑफ शेयर देखें 1200 है, ये देखें 1200 आपको मैंने कहा था इशू ऑफ शेयर कहाँ चले जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। देखें सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट सेल है तो आपको पता होना चाहिए जब फिक्स्ड एसेट है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी।
पेमेंट ऑफ सप्लाइज है, ये देखें ये भी आपकी ऑपरेटिंग चले जाएंगे उसमें ऑपरेटिंग में। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ये आपके इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। पेमेंट ऑफ ओवरहेड तो ये आपके ऑपरेटिंग में चले जाएंगे। वेजेस भी आपको ऑपरेटिंग में चले जाएगा। टैक्सेस भी आपको ऑपरेटिंग में चले जाएगा। डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। और इसी तरह रीपेमेंट ऑफ बैंक कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चला जाता है। अगर आप देखें तो ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो डेली की जो एसेट्स जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो इन्वेस्टिंग है। इसी तरह एसेट्स की सेल्स हो या परचेज हो तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। डेली की जो एक्सपेंडिचर या इनकम है, ये रिसीट है तो ये इनकम है, ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। और इसी तरह अगर डिविडेंड पे करें और रीपेमेंट ऑफ लोन है तो ये आपका फाइनेंसिंग में चला जाता है। इसी को अब सॉल्व हम करते हैं। ये प्रॉब्लम था, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखें ये आपका नेम ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट आपने नेम ऑफ द बिजनेस लिखना होता है कि आपके बिजनेस का नेम क्या है, आप कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ, और किस पीरियड के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे देखें कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फर्स्ट आपने लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप ऊपर अगर लिखें तो आप ऊपर इसको फर्स्ट आप बैलेंस ओपनिंग भी लिख सकते हैं या वो बैलेंस ओपनिंग आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। आपने लिखा रिसीट फ्रॉम कस्टमर, तो देखिए मैंने आपको बताया था रिसीट फ्रॉम कस्टमर क्या है, 11,132 ये आपका रिसीट है। इस वजह से आपका रेवेन्यू है, आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो ये आपका फर्स्ट आपने रिकॉर्ड करना है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने क्या है बैलेंस फर्स्ट, ये तो लास्ट में मैंने कहा, या फर्स्ट में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और लास्ट में भी इसको हम ऐड करेंगे। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से हम रिसीट कर रहे हैं 11,132, तो ये देखें 11,132 हम रिसीट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हम पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका रिसीट आ गया, क्योंकि हमने दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, क्योंकि हम इसमें डिस्कस कर चुके थे इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो या फाइनेंसिंग में, कि आपने जो सेल कर रहे होते हैं वो ऐड होते हैं और जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो आपके लेस होंगे। तो यहाँ देखें सेल्स है, तो हमारा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये कहा रिसीट फ्रॉम कस्टमर, तो ये हमारी रेवेन्यू आ गई या इनकम आ गई। अब जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स लेस होती हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी ये जो है डायग्राम में बताया था कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं तो पेमेंट हम करें तो सारी की सारी पेमेंट, डेली की जितनी पेमेंट है वो हम इससे माइनस करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो पेमेंट ऑफ सप्लाईज़, तो क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ सप्लाईज़ कितना है, पेमेंट ऑफ सप्लाईज देखें तो 8,188। इसके बाद अगर आप देखें पेमेंट ऑफ ओवरहेड है, ये भी आपका जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और टैक्सेशन भी आपका कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में। अब यहाँ देखें, हम यहाँ पे अगर आके देखें तो देखें सप्लाईज 8,188, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज 276, पेमेंट ऑफ ओवरहेड 460 एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस कितना है 972। तो देखें ये तमाम के तमाम आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, आप इसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे थे, तो ये आपकी पेमेंट्स हैं और ये आपकी रिसीट है। 11,132 है और 8,188, 276, 460 एंड 972 जब आप माइनस करेंगे तो 1,236 आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश बच रहा है, या इनफ्लो आपका ज़्यादा है और आउटफ्लो आपका कम है। यहाँ देखें क्योंकि आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो इस वजह से ये आपका क्या है, अगर आप देखें तो ये आपका ए जो है, यहाँ पे आपका हमने ए क्यों कहा कि ये लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, तो 1BC ABC हम इसको नेम दे देते हैं, क्योंकि हम लास्ट में इनका प्लस भी करना है कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो टोटल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैश में है वो कितना है। जब हम इन तीनों को ऐड या लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस पीरियड में कैश इनफ्लो ज़्यादा था या टोटल आउटफ्लो ज़्यादा था। तो यहाँ तो हमने फर्स्ट एक्टिविटीज़ में बताया कि फर्स्ट एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा 1232 या 1236 जो है आपका, ये क्या है, ये आपका इनफ्लो ज़्यादा है। इसी तरह अब हम जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपने कहा था क्या जो चीज़ें आएंगी, इसमें एसेट्स आते हैं, अगर एसेट सोल्ड हो रहा है तो प्लस करेंगे और अगर एसेट परचेज हो रहा है तो माइनस करेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ आप देखें प्रोसीड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो क्वेश्चन में भी था कि देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 512, तो 512 का आप क्या कर रहे थे, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट जब आप सेल करें तो आपके पास कैश आ रहा है, तो ये आपका रिसीट है, तो आपका ये रिसीव होगा कि प्रोसीड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है 512। इसी तरह आप पेमेंट साइड पे आते हैं, तो पेमेंट में देखें तो पेमेंट में आपने क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर पेमेंट में देखें तो कोई क्वेश्चन है पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट 920 आप फिक्स्ड एसेट्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखें आपने कहा एक्विजिशन ऑफ पेमेंट
फिक्स्ड एसेट्स आप एक्विजिशन मीन आप खरीद रहे हैं, अपने लिए बाइंग कर रहे हैं, अपने लिए परचेज कर रहे हैं, तो एक्विजिशन ऑफ परचेज आपने कहा 920, तो 920 की कैश हमसे जा रहा था। जैसे कि क्वेश्चन में हमने कहा कि ये देखें पेमेंट कितनी है 920, और हमने कहा कि जब भी पेमेंट होगा तो वो क्या होगा, लेस होगा। इक्विपमेंट या एसेट जब पेमेंट हम कर होंगे तो वो लेस होगा। तो यहाँ देखें 920 की पेमेंट करें, 920 में से 512 माइनस करें तो 48 आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे आपका आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। 512 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अक्सर आपका इनफ्लो जो है वो कम ही होता है, क्योंकि आपके एसेट्स बहुत कम सेल होते हैं, आप ज़्यादा परचेजेस करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल किए हैं, कुछ ऑक्शन किए हैं या कुछ किया आपने सेल्स किए बिजनेस के एसेट्स, तो 512 वहाँ से आया था, और 920 की आपने एसेट्स न्यू एसेट्स परचेज किए हैं। तो 408 का आपका क्या आ गया, कैश आउटफ्लो का बैलेंस आपका ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसमें आउटफ्लो ज़्यादा था और इनफ्लो कम था। यहाँ देखें तो इसमें हमने ब्रैकेट का साइन नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे आपका इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम था। यहाँ पर आपका आउटफ्लो जो है वो देखें वो ज़्यादा है, वो 920 और इनफ्लो 512 है। तो आप देखिए 408 का आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो का बैलेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने कहा था परचेज ऑफ इशू शेयर, तो इशू शेयर जब आप करते हो तो आप 1200 से वो रिसीव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपके पास कैपिटल आ रहा होता है। शेयर हमें करते ही इसीलिए इशू हैं कि लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स परचेज करेंगे। जब वो शेयर परचेज करेंगे तो हमारी कंपनी का जो है कैश हमारी कंपनी में इंक्रीज़ होता रहेगा, कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है, शेयर जिसका शेयर होल्डर इक्विटी हम जिसको कहते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कैश फ्लो में हमारे पास जब हम शेयर्स को सेल करते हैं तो कैश इंक्रीज़ हो रहा होता है या आ रहा होता है। तो 1200 हमारे पास, हमने कहा प्रोसीड्स ऑन इशू ऑफ शेयर, कि हमने शेयर जो सेल किए उसके अगेंस्ट हमारे पास 1200 रुपीज़ आ रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैंने आपको कहा था पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन कहाँ जाएगा, वो मैंने आपको कहा था ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, जो कि लास्ट में गिवन है डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। 320 आपके डिविडेंड की पेमेंट है और 1000 आप जो लोन लिया था वो पे कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कहा कि ये देखें 320 और 1000, अब इनको प्लस करें तो ये 1320 आता है, जबकि ये कितना है 1200। अगेन 120 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आपका आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है। देखें आउटफ्लो आपका 1000 और 320 कितना बनता है 1320, जबकि इनफ्लो आपका कितना था 1200। तो यहाँ देखिए 120 का आपका यहाँ पर भी जो है आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा था, यहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा था और यहाँ पे भी आउटफ्लो ज़्यादा है। अब देखिए 408 और 120 को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 528 आपके पास आ जाता है, जबकि आपके पास इनफ्लो कितना है 1236। 1236 आपका क्या है, आपका कैश फ्लो जो है वो इनफ्लो यहाँ पर ज़्यादा है और आउटफ्लो आपका कम है 120 और 508, ये 528 आता है। जब आप 1236 से ये माइनस करेंगे तो 708, मैंने कहा था A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आपने यहाँ से माइनस करने हैं। अगर हम प्लस करें तो देखें प्लस, तो यहाँ तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। तो मैथमेटिकली आप देखें तो जब आप इन दोनों को माइनस ही करते हैं, ठीक है, जब आप इन दोनों को 1236 से माइनस करेंगे तो 708 आपका A प्लस B प्लस C का टोटल आ जाता है। ये आपका क्या था, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये डिक्रीज होता, इट्स मीन कि अगर यहाँ पर भी नेगेटिव बैलेंस आ जाता या ये दोनों आपके यहाँ से इनफ्लो से ज़्यादा हो जाते तो आप कहते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या वो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका कैश इंक्रीज हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आपका इनफ्लो ज़्यादा है 708 से, ये ओवरऑल या टोटल आपका क्या है, इंक्रीज ज़्यादा है। इसी तरह आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, अगर क्वेश्चन में देखें तो मैंने कहा था लास्ट में इसको ऐड करेंगे। बैलेंस एज फॉर फर्स्ट अप्रैल 20 को अगर आप देखें तो आपका 140 बैलेंस था। तो यहाँ देखें हम यहाँ पे देते हैं 140 आपका ये बैलेंस आ जाता है। तो 708 एंड 140 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 708 आपका भी न्यू इंक्रीज आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 848 आपका क्या आ जाता है, ये आपका कैश ऑफ एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाता है। तो इट्स मीन ये एंड ऑफ द पीरियड आपका 842 आपका बैलेंस है। जैसे कि हमने यहाँ देखिए लिख दिया कि एट द 31 मार्च आपका कितना है 848 2020 मार्च में, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है।
तो आपने देखें यहाँ पर आपने कहा कि 848 हमारा क्या है, ये आपका मार्च 20th को ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा और अप्रैल 20th को ये आपका फिर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अप्रैल में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्योंकि 31 मार्च को ये एंडिंग बैलेंस था, या कैश का क्लोजिंग बैलेंस था, और कैश फ्लो का ओपनिंग बैलेंस जब आप फाइंड करेंगे या इन करेंगे तो ये आपका 848 आपका इंक्रीज का बैलेंस आएगा। ये आपने जाके नेक्स्ट कैश फ्लो में ऐड करना होगा, और अगर नेगेटिव का आता तो वहाँ जाके आपने इसको लेस करना था। यहाँ पे देखें आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट मंथ जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस उसका हो जाएगा, जैसा कि हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे। और यहाँ पर हमने देखे लिखा था कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड 140 था, तो इट्स मीन ये नेक्स्ट लास्ट मंथ का ये एंडिंग होगा, ये लास्ट ईयर का ये एंडिंग था, इस ईयर का ये ओपनिंग है, तो ये भी इस ईयर का ही ओपनिंग है, और आने वाले ईयर के लिए आपका क्या होगा 848 का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो देखिए ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट था, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बताया कि कैश फ्लो में आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या ऑपरेशंस में इनकम फ्रॉम सेल्स ऐड होता है और पेमेंट लेस होता है। इन्वेस्टिंग में आपका इक्विपमेंट सेल या एसेट सेल प्लस होता है, और जो परचेजेज है एसेट्स की वो माइनस होता है। और इसी तरह फाइनेंसिंग में आप जो है बोरोइंग जो करते हैं वो प्लस होता है, और जब लोन की पेमेंट करते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स आपका हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।